अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैफे मागला और मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब राजपूत। एक नई सुबह के साथ, एक नए दिन के साथ विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। और डेफिनेटली हर किसी की न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती है, मेरी तो हर साल होती है, चाहे मेरा बर्थडे हो या फिर न्यू ईयर हो। और कोई ना कोई तीन मैं डिफाइन करती हूँ, डिसाइड करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछला साल बहुत अच्छा रहा। जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन आपने उन जिंदगी के नशीबो फराज से कुछ ना कुछ सीख कर जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। तीन ख्वाहिशें थी जिनमें से दो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई, एक रहेगी, लेकिन वो इंशाल्लाह अब से एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। और वो क्या होगी वो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप लोग भी अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन जरूर कैफे मागला की टीम के साथ शेयर करें। और अगर किसी ने अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाई है तो डेफिनेटली आप लोग कैफे मागला के पेज पर जाकर या फिर सुनो टीवी के पेज पर जाकर हमें बता सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। बहुत सारा एक्साइटेड होगा, बहुत कुछ हमने खोया है, बहुत कुछ हमने इस साल में पाया है, लेकिन अब कोशिश ये करेंगे कि आने वाले साल में आज से लेकर आने वाले हर एक दिन में, साल के 365 दिनों में हम कोशिश करें कि ना सिर्फ दूसरों के दिल जीतें, दूसरों की खुशियों में खुश हों, दूसरों के दुखों में उनका साथ दें। और जो पुरानी रंजिशें हैं, जो यूं कह लीजिए कि गम गुस्सा है दिल का, वो भुला बैठे। बहुत सारे अपनों को भी हमने खोया है पिछले साल में, लेकिन कोई बात नहीं, हम खो देते हैं तो जीना इसी का नाम है। इसके साथ ही हमने जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। एनीवेज, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जरा आप स्टूडियो में नहीं हैं, स्टूडियो से कहीं हटकर बाहर बैठी हुई हैं। घर तो ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ड्राइंग रूम में बैठी हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। हम एक लिविंग एरिया में, एक ड्राइंग रूम एरिया में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने के लिए लेकर आए हैं आपको बेल्जियम एम्बेसडर के घर। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं चार्ल्स डेलॉनियो, the ambassador of Belgium. Let's welcome him. Assalamu alaikum and very good morning, Excellency. Assalamu alaikum sab and good morning and happy new year. इससे पहले कि हम अपने गेस्ट की तरफ जाएं और उनसे बात करें कि उनकी न्यू रेजोल्यूशन क्या होने जा रही है और वो क्या कुछ इस साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं बेल्जियम। बैठे बैठे लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि बेल्जियम के लोगों का रहना सहना कैसा है, उनका उठना बैठना कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, और पाकिस्तान के साथ जो अब तक के उनके बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं या फिर उनके लीजिए कि बायलैटरल ट्रेड है, उसका हुजम क्या है। तो एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद ओवर द डिस्कशन। बेल्जियम मगरबी यूरोप का मुल्क है। कदीम फन तामीर की वजह से बेल्जियम का शुमार यूरोप के खूबसूरत मुल्कों में होता है। बेल्जियम में नेटो और यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर है। बेल्जियम की 59% आबादी डच जबान बोलती है, 40% फ्रेंच और 1% अफराद जर्मन जबान बोलते हैं। बेल्जियम की करेंसी यूरो है और बेल्जियम का दारुल हुकूमत ब्रसल्स है। बेल्जियम की आबादी 2 करोड़ के करीब है। बेल्जियम तरक्की याफ्ता मुल्क है और इस मुल्क की आमदनी भी ज्यादा है। बेल्जियम में मुसलमानों की आबादी कुल आबादी का 6% है। खूबसूरत पहाड़ और झीलें बेल्जियम की खूबसूरती को मजीद निखारती हैं और हर आने वाले सयाह को अपनी जानिब राग़िब करती हैं। Let me guess. No. So you tell me first. What is your New Year resolution? To serve the bilateral relation between Pakistan and Belgium. I'm here for that, but I will do that enthusiastically, especially now that I begin New Year so good with you. So how did you celebrate your Christmas? Because I can see your Christmas tree over here. Well, I celebrate Christmas and New Year here in Islamabad with my son, with my friends. That's really nice. And how you start your day normally? Like, well, it's a new year and it's the 1st January of 2023. So how did you plan your day? My day, it's a working day, and usually I start by reading press releases, the press, the cables coming from Brussels. You know, for a diplomat, being well informed is of utmost importance for all what you have to do in the day. Exactly. This is what I want to ask. The job of the ambassador is the toughest one or is the normal one? I have been diplomat for almost all my life, so I can't really compare. But yes, it's a tough job. We have a lot of work that doesn't disturb me at all.
we have some privilege linked to the function of ambassador, but linked to the function, not to the person. So there can be some misunderstandings with the people who believe that the diplomats are so rich, etc. But in fact, no, the privileges are there to help you to do your job. That's the rule in diplomacy. It's also tough because sometimes your family cannot come with you in a new post. And so here in Islamabad, unfortunately, it is my 7th year of separation with my family. So you live alone thanks to here? God, yes, but thanks to God, oh. we have WhatsApp. I don't know if I have to make some advertisement for that, but anyway, we have communication means which make the communication possible every day and for free. You got WhatsApp because you want to break the communication gap between you and your family members. But I saw, in fact, we all team members, you don't have Facebook account, you don't have Twitter account. Why so? You know, to be ambassador, you must be an old diplomat. I am an Old old diplomat. You see and I'm yourself also as an of the- old diplomat? Thank you. No, but I'm a little bit from the old generation. I don't have a Twitter or a Facebook account. I use the accounts of the embassy. That's normal. We leave a country after 3-4 years, and there is no point to send messages on Pakistani events here to my previous post, which was Brazil, and they have maybe less interest for the daily life in Islamabad. So could you please share your experience in Pakistan? How was the journey? It's a very rich experience. I was very busy, much more than I expected. There are things in the diplomatic life you can't plan. We had those tragic floods here in Pakistan Exactly. a few weeks after my arrival. We immediately reported this tragedy to Brussels, and I was happy to see that they were quick to respond. We sent tents at the beginning of the catastrophe, and this is the critical moment because then you really save life. If you arrive with humanitarian assistance 3-4 weeks later, it's useful, but maybe life will have been lost. So it's also important that some donors are present from the very beginning, and that's what we managed to do. Then we also sent a first aid team. They stayed here more or less 2 weeks, and they brought with them water sanitation equipments. They were installed, and then the Pakistani colleagues were trained how to use that material, how to move it. And so by producing drinkable water, we also saved life in another phase of the catastrophe, the phase when people return but can't find drinkable water where they live. And how do you see currently situation in Pakistan if we're talking about the flood area? And how do you see the future of Pakistan after that and the collaboration and the cooperation of the entire world? The future, it's always difficult to predict the future of a country when you arrived just 4 months earlier. But what I could see from the floods is that the Pakistani people is extremely resilient. In drained areas, you could see that agriculture was restarting, that people were rebuilding their house, everything. So it was a catastrophe, but people are continuing to fight, and I found that very impressive. When you look at this country, it is confronted with an economic crisis, with climate crisis, with those floods. But lives goes on, and people are extremely resilient. I think for people without that quality, there is no future. So, Excellency, we Pakistani, we as nation, we mostly rely on our agriculture department. When we talk about the bilateral trade between Belgium and Pakistan, it's approximately 713 million US dollars. And Pakistan import from Belgium is 430 million US dollar per year. So, how both countries enhance their trade volume with the help of each other experiences?
Well, first of all, your statistics do not really match with ours. Really? But, no, not really. Then please but correct me. because you use the statistic published by the Pakistani government, while we use the statistic according to a European methodology. And but anyway, what the are that? proportion you quoted is right. But it's sometimes dangerous to compare the figures of one year with another. Last year, indeed, we had the Belgian exported goods for about 800 million euros to Pakistan, while the Pakistani imports from Pakistan to Belgium amounted about 450 million euros. That's a lot. But for the Belgian side, the figures was boosted by the import in Pakistan of vaccines produced in Belgium to fight COVID-19 pandemics here in Pakistan. Now we are more or less in a normal year. We have the statistic for the 9 first months, and we have about the same volumes and values of trade on both sides. So it's balanced this year, and I think this is very important for Pakistan. Definitely it should be. So which area of interest for the investment should be from Belgium government perspective? In Pakistan, it's difficult to invest for the time being because we have the money transfer problem. So there is a big problem for you, money transfer. It's a problem, of course. All if we have some companies established here, but if you have to import some inputs in your production, then of course you have to pay those inputs in hard currency, and it's difficult to find for the time being. Pakistan is fighting against risk of insolvency. That's the main challenge of Prime Minister Shehbaz Sharif's government, and it's vital for Pakistan to overcome this payment crisis. And I'm confident. So how can we sort out this, Excellency? Is there any framework in your mind? Well, the IMF is providing assistance to Pakistan in order to overcome this payment crisis. There is a program, a 3-year program, which was a little bit extended in last August, but which normally will finish in June next year. If Pakistan manages to complete this program, it will open credits with other donors, and that's why it is important to complete that program. This program is multiple. It means a better control of the budget of the government to reform the energy sector, which is also important, things like that. But it's technical, maybe. Kind of. So, Excellency, I really wanted to know about the students, those are studying in Belgium and especially in European countries. What do you see the future of Belgium students? Those are studying in European countries, and definitely as well as Pakistani overseas. Those are working over there and studying over there. So in future, how do both countries strengthen their educational ties in the future? And do you have any plan in your mind and the framework, any feasibility? For the time being, there is no cooperation agreement between our two countries in the field of education. It's a pity, but it's like this. But it also has to do with the institutional reality in Belgium. So would you think that this is the time we should think about it? Well, it's complicated because we are a federal country and we have 3 ministries of education, each one with its own policy. Nevertheless, if there is no agreement between Belgium and Pakistan, there are some agreements between universities in Belgium and the Pakistani Higher Education Commission. And this commission has provide some allowances to students, and so we have a few Pakistanis studying in Belgium every year. We also have researchers, and some Pakistani also make a PhD in Belgium. So something happens between our two countries in the field of education, but yes, it's true, it's maybe too modest. How to boost that, that's mainly the responsibility of
or education institutions. Definitely. So, do you see any cultural similarities between Belgium and Pakistani people? That's difficult. The history and the traditions are very different. I think hospitality is It's a common factor. a common factor. I am positively amazed by the number of invitations I got since my arrival here. How many invitations you got, by the way? Any idea? At least two, three invitations a week. I Oh, can't. 2-3 invitations a week. Well, My in goodness. those invitations, of course, you have the invitations of the other embassies, but there are also many invitations of official bodies, of private people in Pakistan. It happens also. And the more you are staying in the country, the more you're extending your contact network. People says Islamabad is the most beautiful capital around the world. So how you find Islamabad? I know at least another most beautiful capital of the Really? world. Yeah, visit People Brussels. say so. Visit Brussels. No, seriously speaking. Do invite us? s- We'll definitely visit. Seriously speaking, Islamabad reminds me a little bit Brasilia. Brasilia, which is the You've been capital posted there of as well? Brazil. I was posted in Sao Paulo, but Okay. I visited Brasilia many times. And what is the common point between the two cities, Brasilia and Islamabad? Both cities were built from scratch at the beginning of the 60s, with some views of the future that were existing at that time. So mobility with cars, etc. That's why you have wide streets, wide avenues. It's very green, and I appreciate very much the different nuances of green you can observe every time you walk or travel here in Islamabad. So beautiful landscape, an easy life, no traffic jams, and the quietness. These are the qualities of a city like Islamabad. What is a little bit strange with new cities, and you have that problem in Brasilia too, there is no real center where the people converge, and so conviviality is maybe not the biggest advantage of those new cities. So how many places have been visited in Pakistan so far since 2002 August? Yeah, I guess you've been there. Not enough. Beside Islamabad, I visited Lahore. Okay. But it was a business Well, visit. Lahore is my hometown. Oh, Yep, I'm from Lahore. one reason more to go back there. But unfortunately, in Lahore, which is the capital in the historical capital of Pakistan, I hadn't time to visit the touristic sites. That will be for next time. Definitely. I visited. I'll take you Great. to Anarkali, Shahi Kala, or Badshahi Mosque. Yeah. I accept your invitation with pleasure. Thank you. And all our watchers are testimonies. That's a firm commitment, mutual commitment. I also visited Karachi, Okay. also with a little time to discover the city better. I had the opportunity to visit Jinnah's Mausoleum, and that's very impressive. That's a very beautiful place, but with a high degree of symbolism for the Definitely it is. Pakistanis. So do share your experience and your cuisine, what people like to eat in Belgium. What is your cultural food? Please share with us. Our Belgian food, there are some specialities which can easily be exported, such as waffles, Oh, nice. Belgian chocolate, although Yes. take care- I'll take a question, but please carry on. Take care with the cold chain when you transport chocolate, because if the weather is too hot, you lose quality. Then we also have beers, but maybe not the most cherished drink by the Pakistani, but also a question of culture, and French fries. French fries, But from Belgium. from Belgium. Okay. And it's very strange that you have this adjective French, because the French are very often joking about the Belgian French fries. It is because people in Belgium, they speak French as well, because Belgium's people, they speak in German language.
they speak French, and third one And is Dutch. And Dutch. Yeah. The same language as in the Netherlands, or And what you speak mostly? French, but I speak all languages. Oh, interesting. Huh? Well, that's compulsory for 10 on 10, diplomats. huh? Yeah. Uh-huh. You must serving your government and your people. You must speak the language. That's natural. Okay. Well, now I really want to know about the Belgium chocolate. What is the history of the Belgium chocolate? People in Pakistan, they really like and they really want to have this. Well, the chocolate tradition in Belgium is more or less 100 years old. Okay. It's a technology which was developed. They use cocoa. Okay, the and chocolate, then, the chocolate bean, right, That's yeah. a raw material. Okay. You don't find cocoa trees in Belgium. It's imported from the equatorial countries. Okay. But then you have to transform this powder of cocoa with different ingredients, and that's what the experience and the technology developed around those ingredients made the chocolate producers in Belgium extremely famous all over the world. All right. So, what is your most favorite place in Belgium? Like, especially when we talk about the Belgium historic places and the architecture, I can see the places, the frames hanging over the wall. What caught your attention most in Belgium and then Pakistan? Well, Belgium is a young country. It became independent in 1830 after separation with the Netherlands. Fortunately, the Dutch by the way, people such a beautiful is a very friendly people, country. and they are partners in many bilateral cooperation. But of course, the history of our territories is much older than that. We have an open territory without natural borders, so it means we were invaded and occupied many times in our history, and we took of every occupying power what they had best to offer to you. So if you look at architecture, we have several cities with architectural characteristics from all those periods. But we also have nice places of nature and castles. So a lot of things to visit in total. So, lastly, I really want to know, you being ambassador, how do you see the future of bilateral trade and bilateral relationships between Pakistan and European countries? Maintaining and developing bilateral relations is the main responsibility of an ambassador. You must seize opportunities and you must be creative. And if you are lucky, the events also give you some reasons to propose things, etc. You need to be proactive. Yes. In Pakistan, we have a lot of interest, and there is also an interest from the Pakistani side to develop those interests. It's a win-win game. So when our bilateral relation progresses, it doesn't mean that somebody loses. I have an excellent Pakistani counterpart in Belgium. It's Ambassador Asad Majid Khan. He comes back to Pakistan. He will be the next Foreign Secretary, and I look forward to working with his successor and with Assad here in Islamabad for the sake of our bilateral relation. And any other message that you want to convey our fans, your fans, and the viewer of Sunu TV and the Cafe Maglab? So what will be your New Year message for the people, those who are watching? So there are some traditional messages every New Year to wish you all the best in all your undertakings, but also with your family, happiness, and also an excellent wealth. These are traditional messages that are conveyed every year. But for the Pakistani, I also hope that Pakistani will manage to overcome the crisis it's confronted with. Of course, we are on the side of the Pakistanis, and we'll do our best
to help them. Our relations, our bilateral relations are excellent. To my knowledge, there is not the smallest problem between our two countries. It's a real partnership, and so I'm happy to serve this relation. And so I wish all the best for the Pakistani also in managing the two crises. थैंक यू सो मच एक्सीलेंसी एंड थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू। तो जनाब ये था इंटरव्यू और आपकी मुलाकात करवाई हमने बेल्जियम एम्बेसडर के साथ। गो के इन्हें पाकिस्तानी खाने अभी इतने अट्रैक्ट नहीं किए, मुझे लगता है कि इन्होंने वो जगह भी घूमना शुरू नहीं किए कि जहाँ पर इन्हें ले जाकर मजे मजे के खाने खिलाए जाए। तो कोशिश ये करेंगे कि आने वाले दिनों में या फिर इसी साल इनके साथ कुछ ना कुछ प्लान किया जाए, लाहौर लेकर इन्हें चलेंगे और वहाँ पर जाके इन्हें जरा लक्ष्मी चौक भी घुमाएंगे, वहाँ पर इन्हें अनारकली के अंदर उनकी गलियां भी हम लोग दिखाएंगे और फिर शाही किला, बादशाही मस्जिद जिसने नहीं देखी, और जब कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने दिल छोटा नहीं कर रहा है, क्योंकि लाहौरी खाने हमें पता बहुत बेस्ट हैं और फिर कराची के लोग तो वैसे ही बड़ी मजे की बिरयानी बनाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं ये कह सकती हूँ कि चार्ल्स का जो टेस्ट है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और लेट्स सी कि हम लोग बेल्जियम चॉकलेट किस दिन खाते हैं। गो कि बेल्जियम चॉकलेट का ताल्लुक बेल्जियम से तो बिल्कुल नहीं। इसी के साथ ही हम अपना सेगमेंट क्लोज करेंगे और आपको लेके चलेंगे स्टूडियो, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि स्टूडियो में हमारे बहुत सारे गेस्ट हमें मजीद ज्वाइन करेंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ पर किस किस अंदाज में लोग जो हैं वो अपनी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन कर रहे हैं और हमारे आने वाले नए मेहमानों की न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। स्टे ट्यून, कैफे मार्केट। जी वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम लोग ज़रा आपको वापस लेकर आके अपने पास स्टूडियो में, और स्टूडियो में बहुत सारे मेहमान आज हमें ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ भी हमारे साथ मौजूद होंगी कि जिनसे हम जानेंगे कि आने वाला साल हम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। और साथ ही साथ ये भी कि वो चीज़ें जिन्होंने बड़ा हार्म किया तमाम पाकिस्तानियों को पिछले साल, क्या माजी हमारे मुस्तकबिल पर तो हावी नहीं होगा, क्योंकि साल 2022 पाकिस्तान की सियासत हो, हमारी इकॉनमी हो या फिर दीगर और हम पहलुओं से देखें तो ये हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। मुल्क में एक तरफ पॉलिटिकली हमने देखा कि स्टेबिलिटी हमें कहीं किसी हद तक नज़र नहीं आई, दूसरी ही जानिब पाकिस्तानी जो इकॉनमी है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार रही। फिर सियासी तनाव में भी खासा इजाफा देखा गया और अब जब हमने दिसंबर का महीना देखा तो दहशतगर्दी के वाक़यात साल 2022 में एक बार फिर से रूनुमा हुए। कई सिक्योरिटी एहलकारों समेत आम पाकिस्तानी भी इन वाक़यात में अपनी जान से हाथ धो बैठे और फिर साल 2023 का दिन जो कि हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी न सिर्फ दुआ होगी कि जो कुछ पिछले साल में हुआ वो अब आने वाले साल में ना हो, बल्कि कोशिश ये भी होगी कि हम खुद अपने तई बीइंग पाकिस्तानी सिटीज़न हम ये कोशिश कर सकें कि हम लोग खुद से इनफरादी हैसियत में पाकिस्तान के लिए जो कुछ कर सकते हैं, इसको सियासी एतबार से बेहतरीन बनाने के लिए, इसको मौशी एतबार से बेहतरीन बनाने के लिए, इसको अमन व आमा के हवाले से बेहतरीन बनाने के लिए वो हम सब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जानेंगे ये भी कि ये साल पाकिस्तान के लिए कैसा होगा, कितना साजगार होगा, कितना मुफीद होगा, पाकिस्तान के सितारे क्या कहते हैं, पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए ये साल कैसा रहेगा और उनके सितारे क्या कहते हैं। क्योंकि एक जुमला बड़ा कानों में सुनने को मिलता है ना कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ही मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आएगा। आम फहम लोग जो हैं वो इस एतबार से नहीं सोचते, लेकिन जो हमारे मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं वो इस हिसाब से ज़रूर सोचते हैं। लेकिन क्या इस साल इलेक्शन भी होंगे? अगर होंगे तो कब तक इम्कान है, क्योंकि बार बार इलेक्शन का मुतालबा सामने आ रहा है। फिर खिलाड़ियों के लिए ये साल कैसा रहेगा, क्योंकि रिसेंटली भी हमने देखा कि चेयरमैन पीसीबी अपॉइंट हुए हैं, एक बार फिर से नजम सेठी साहब और रमीज़ राजा साहब वो कुर्सी जो है वो छोड़ गए हैं, वो खैर बात कह गए। और सिर्फ वही नहीं कि रमीज़ राजा के सितारे गर्दिश में आए हों, बल्कि बाबर आजम के सितारे भी खासे गर्दिश में रहे हैं। तो ये कुछ चंद मोटी मोटी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे हर पाकिस्तानी जो है वो जानना चाहता है कि होने क्या वाला है साल 2023 में। लिहाजा कैफे मागला में आज हमें ज्वाइन कर रही हैं द फेमस एस्ट्रोलॉजर सामिया खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सामिया, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। आप आई एम सॉरी, बड़े हंगामी हालात में मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, लेकिन आपको ना किया नहीं जा सकता एक्चुअली। थैंक यू सो मच सामिया। सर आप बताएं हम सभी पाकिस्तानियों को सुबह सुबह कोई अच्छी खबर है आपके पास, कैसा रहने वाला है साल 2023 तमाम पाकिस्तानियों के लिए? मुझे पिछले सालों में जब मैं हर बारी कुछ ना कुछ डराने वाली बात करती थी तो मुझे लगता था लोग मुझे मनहूस समझना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यकीन करें कि इस साल मुझे, जबकि बाकी लोगों को अंधेरे नजर आ रहे हैं, इतना शदीद एनर्जी क्राइसिस है, गर्मियां हम बगैर बिजली के गुजारते हैं, सर्दियां हम बगैर सुई गैस के गुजारते हैं। इस दफा तो लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा हुई है ना?
तो जो है मुझे इतनी अच्छी उम्मीद है अपने रब के हुक्म से। 2023 बल्कि 20 दिसंबर 2022 से सितारों की पोजीशन बहुत ज्यादा बदल चुकी है पाकिस्तान के जबरदस्त। हक में जाने के लिए। आसमान से ओह! तो रोशनी नजर आ रही है। अब वो अल्लाह पाक जमीन पे उसको कुन किस शक्ल में कहते हैं, ये वो गैब का इल्म है जो मेरे पास नहीं है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। हालांकि 2022 में ज़रियाब जी अल्लाह ताला ने 99% पेशगोइयां मेरी पूरी की, लेकिन माशाल्लाह। मैंने ये भी कहा था स्कैंडल्स वाला साल है, रिजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन जो है बहार का मजा लेने के लिए हमारे पास 6 महीने हैं। आपके तवज्जुद से, आपकी वसातत से मैं भी थिंक टैंक या पाकिस्तान के स्क्रिप्ट राइटर्स को ये कहना चाहूंगी कि इस वक्त पाकिस्तान का स्क्रिप्ट पॉजिटिवली लिखिए। इंशाल्लाह अच्छा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ये वो साल है जो पाकिस्तान को पटरी पे डालेगा, इंशाल्लाह, इस्तेहकाम की, इंशाल्लाह। स्टेबिलिटी की। लेकिन ये कि थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रेटजीज की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। अच्छा सामिया, पॉजिटिव स्ट्रेटजीज की जब आप बात कर रही हैं तो हम इसको कहाँ से देखें? क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा, आपने शायद मेरा इंट्रो सुना हो, कि हम लोग या सियासतदान अमूमन अमूमन सियासतदान ये कहते हैं कि सियासी बेहतरी आएगी तो ही मौशी बेहतरी आएगी, और सब इस वक्त देख रहे हैं या आम पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन के बारे में सोच रहा है कि इलेक्शन हो जाते हैं तो माहौल साजगार हो सकता है। इस साल 2023 में आपको इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर हो जाते हैं तो जमात कौन सी जीतेगी? पीपल्स पार्टी, पीटीआई या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? अच्छा, आप लोग तो ये सपना देख रहे हैं जो आप लोग सियासी तज्जिए करते हैं। आसमानी काउंसिल बिल्कुल डिफरेंट सा नक्शा बता रही है। Really? अव्वल तो इलेक्शन होना जो है वो मोजिजा है, और अगर ये Oh मोजिजा my होता भी God. है तो साल का सेकंड हाफ में ये जाके पॉसिबिलिटीज की बनती है। और जहां तक पार्टीज है, मुझे तो समहाउ ऐसे लगता है कि जैसे एक सिलेक्टेड लोगों का एक मतलब आप ही कह इलेक्टेड रही सेटअप। जुलाई से पहले आम इंतखाबात नहीं है, मौजूदाती तौर पर हो भी गए तो वो जून जुलाई की बात है, अगस्त तक है। जून जुलाई के बाद है, जून जुलाई के बाद अरे होंगे। बाबा। अगर ये मोजज़ा हुआ भी तो वो साल के सेकंड हाफ में होगा। लेकिन ये है कि जो इस वक्त लोगों को खतरा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, दिवालिया की तरफ चला जाएगा, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं से अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। मनोसलवा की तरह कोई मदद आ जाएगी कि हम जो है इन 6 महीनों में अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल हो जाएंगे। तो मुझे खुदा ना करे डिफॉल्ट की तरफ सूरत हाल नजर नहीं आती, लेकिन इलेक्शन तो आपका मुल्क कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अभी तो इसको फौरी जो रिलीफ की जरूरत है, हम तो उसकी दुआ अल्लाह ताला की तरफ से ये जो है कि एक कोई मनोसलवा की तरह अल्लाह की तरफ से कोई मदद आती है, जहाँ पे ये सूरत हाल जो है वो कुछ आसान हो जाएगी पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि हम लोगों को इस वक्त रिलीफ की जरूरत है और मौजूदाती तौर पर इलेक्शन हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर हम रिलीफ की मुझे तरफ नजर नहीं आता। जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि डेफिनेटली आप पॉलिटिकल एनालिसिस तो नहीं देती, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें आपकी सूझबूझ भी होगी कि डेफिनेटली IMF की तरफ अगर दोबारा जाते हैं तो बहुत ज्यादा हम लोगों को टैक्सेस की तरफ दोबारा जाना पड़ेगा। प्रेशर किस पर आएगा? सिटिंग गवर्नमेंट पर आएगा। अब सिटिंग गवर्नमेंट में कौन है? शहबाज शरीफ साहब इस वक्त के वज़ीर आज़म। उनके सितारे क्या कहते हैं सामिया? देखिए, उनके सितारे में ये तो नहीं कहती कि कुछ डेंजर जोन में है। अच्छा। जैसे मैंने 2022 में जब प्रेडिक्शन दी थी तो मैंने कहा था शहबाज शरीफ साहब के नाम की गूंज सुनाई देगी या उनका नाम अहमियत इख्तियार कर जाएगा। तो उस वक्त मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो एज वजीर आजम ही उनको अल्लाह ताला ये अपॉर्चुनिटी दे देंगे। तो अभी तो उनका सितारा सेफ चल रहा है, बल्कि जो इस वक्त उनपे बहुत ज्यादा प्रेशर है वो भी 18 जनवरी से कुछ कम होता हुआ नजर आता है मुझे। अच्छा, 18 जनवरी से पहले या 18 जनवरी के बाद? 18 जनवरी के बाद। अच्छा, हालात साजगार हो जाएंगे शहबाज शरीफ साहब के लिए। जी 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 जी। ठीक, और जरा उन्हीं के ऑपोजिट अगर आ जाए मैं खान साहब के हवाले से, क्योंकि खान साहब के बारे में न सिर्फ खान साहब, उनकी पूरी की पूरी टीम, स्पेशली उनका वोटर और उनका सपोर्टर जो उनको देखना चाहता है एक बार फिर से वज़ीर आज़म की हैसियत में, वज़ीर आज़म की सूरत में। आपने अब तक जो उनके बारे से में जो पेशगोइयाँ की थी वो खासी हद तक सच साबित हुई हैं। खान साहब का फ्यूचर आप क्या देख रही हैं? दोबारा वो हमें प्राइम मिनिस्टर की सीट पर नजर आएंगे?
अल्लाह करे जी उनके चाहने वालों के लिए अल्लाह ये मोजिज़ा दोबारा से कर दें। लेकिन अभी तक जो ज़रियाब जी सितारों की सिचुएशन है, 19 जनवरी 2022 से लेके जो टाइम शुरू हुआ है ज़रियाब जी, 17 जुलाई 2023 तक खान साहब के सितारे डेंजर जोन में हैं। माय ना गुडनेस। सिर्फ सियासत बल्कि उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी को भी खतरा लाहक है। तो जो है अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां करें, और पीटीआई उनको बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है अपनी पार्टी को यूनाइटेड रखने की, क्योंकि मुझे तो पार्टी में भी पीटीआई में फूट भी पड़ सकती है। मुझे तो पीटीआई में भी इंतशार नजर आता है, लेकिन खान साहब जब तक 17 जुलाई 2023 नहीं गुजर जाती किसी न किसी मसले का शिकार रह सकते हैं। ये आपको याद होगा कि लॉन्ग मार्च में भी मैंने प्रेडिक्शन की थी कि वो मुझे पीसफुल नहीं नजर आता होता हुआ, मुझे ब्लड शेड का खतरा नजर आता है। ओह। ये जो इस वक्त दहशत गर्दी की वेव भी आप देख रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह जनवरी से हालात अंडर कंट्रोल आ जाएंगे। खान साहब के बारे में मैं सिर्फ ये बात हमें कहती आई हूँ कि मुझे उनकी पॉपुलैरिटी में वो ब्लेस्ड आदमी है। इतनी पॉपुलैरिटी भुट्टो के बाद अगर किसी को मिली है तो वो खान साहब को इमरान मिली है, खान साहब है। भुट्टो साहब की तो किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन खान साहब ने खुद भी किस्मत से पंगे लिए। मतलब मैं उनके बारे में, जैसे वो हर बात पे अपने मैच को ले आते हैं, तो मैंने उनके बारे में एक लाइन मुझे अच्छी लगी, किसी ने सुनाई कि देखिए जो मैच है, स्टेडियम भरा हो, होम ग्राउंड हो, लोगों की सपोर्ट हो, लेकिन मैच जीतने के लिए ज़रियाब स्टेडियम के अंदर खेलना पड़ता है। वो खेल जो है खेले, या उनसे अगर उनके मुशीरान ने कोई गलतियां उनसे करवाई जिसका खुमियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ा। तो ये जो है यहाँ पे आप ये पॉपुलैरिटी ग्राफ से आप जज नहीं कर सकते। आपको सियासी विजडम रिक्वायर्ड है अगर आपने फाइट लेनी है। और सियासत नाम किसका है, सियासी रवैये क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है बच्चे गैर सियासी होते हैं? तो मुझे तो खान साहब जो है वो बच्चों की तरह थोड़े गैर सियासी से लगे। हालांकि मैंने पिछले साल से कहना शुरू कर दिया था कि साख बचाएं, साख को डेंट पड़ेंगे, लेकिन ना नवाज शरीफ साहब मेरी सुनते थे ना खान साहब ने मेरी अच्छा, कोई सुनी। और है जो शायद किसी न किसी की सुन रहा है, वो है हमारे बड़े यंग लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। पीपल्स पार्टी की क़यादत वो लेकर आगे चल रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि इंटरनेशनल लॉबी उन्हें बड़ा सपोर्ट कर रही है। बतौर वज़ीर खारजा वो अपना डंका बजवाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। उनके सितारों के बारे में क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप, उनका फ्यूचर किस तरह से प्रेडिक्ट करेंगी? देखिए, वो जिस दिन से वजीरे खारिजा बने हैं तभी मैं कह रही थी कि बिलावल का सितारा इस वक्त हाइप पे है, और जो है वो अभी तो वो सेफ जोन में है। सितारों की और किस्मत की सपोर्ट उन्हें मिलती रहेगी जो है। लेकिन मैं हमेशा उनके बारे में कहती हूँ कि और उनके मैं फादर की तारीफ या करना चाहूंगी जिन्होंने सियासी ग्रूमिंग की है, वरना उनका सियासी सितारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन वो सियासी दाव पेच सीख गए अपने वालिद से जो है। उनकी फैमिली से मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आसिफा भुट्टो जिस दिन मंजर पे आएंगी ना, आपको बेनजीर साहिबा की रिफ्लेक्शन नजर आएगी। मतलब कि वो पार्टी के लिए जरा ज्यादा मुफीद साबित हो सकती हैं। और एक थोड़ा सा लाइटर नोट पे, लेकिन लोग बड़ा जानना चाहते हैं, मियां दे नारे वजन दे, मतलब ऐसा होगा नवाज शरीफ साहब वापिस आएंगे इस साल, आपको आते हुए नजर आ रहे हैं? कुल नवाज शरीफ साहब ये वाला साल फॉर श्योर वतन में वापसी लेके आता है। 3 बार वजीर आजम बनने की तो प्रेडिक्शन मेरी ऑन एयर है। चौथी बार मैं ये नहीं कहती कि वो वजीर आजम बनेंगे, लेकिन ये जरूर है कि अपनी पार्टी को वही ऑर्गेनाइज करेंगे। यही स्टेटमेंट मेरा 2022 में था, जब लोग कहते थे कि मियां नवाज शरीफ की कहानी फिनिश्ड है, खत्म है। तब भी मैं यही कहती थी कि वो अपनी पार्टी को वही चलाएंगे, और हमने देखा कि हर इम्पोर्टेंट फैसले के लिए लंदन रवानगी सबने सुनी। अब मैं एक इम्पोर्टेंट डिवीजन आपको अपने तौर पे कर दूं ज़रियाब जी। ये वाला साल 4 हिस्सों में मुल्क जो 4 इदारों को सपोर्ट मिलेगी। 21 मार्च 2023 से शुरू होने वाला साल अनडाउटेडली फौज का साल है। फौज की साख को जो डेंट डालेंगे, आपकी फौज उतनी ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है मुल्क के सर्वाइवल के लिए। क्यों ये वजह क्या नजर आ रही है कि जो बार बार टेक्नोक्रेट्स की बात हो रही है, इस सूरत में कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ला दी जाएगी, कुछ ऐसा होने जा रहा है? ये तो मुझे नहीं पता कि वो उनसे काम कुदरत क्या लेगी। मैं आपको सिर्फ ये
बता सकती हूँ, क्योंकि मार्स का साल है, मार्स रिप्रेजेंट मुझको। मैं इसकी दलील आपको देके बात कर रही हूँ। ठीक। नंबर 2, सियासतदान। अब नंबर 2, सियासतदान भी इनको अपने अपने किबले सीधे करने पड़ना इनकी मजबूरी हो जाएगी अगर ये सरवाइव करना चाहते हैं सियासत में। तीसरे नंबर पे मीडिया को हाइप मिलने जा रही है। जितने भी जैसे आपके चैनल को भी मुबारक हो, किसने बड़ी जल्दी अपना नाम और मकाम बनाया है। जज़ाकल्लाह। और जो है इसके बाद जो अगली बारी जो आर्ट रिलेटेड लोग हैं, आर्ट इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री, क्रिकेट का कमबैक 2023 में ये खुशियां भी इंशाल्लाह को मिलेंगी। तो जब मुझे इन शोबों में तरक्की नजर आती है तो मैं कैसे कह दूं कि पाकिस्तान के लिए डिफॉल्ट कर जाएगा। ये आपने क्रिकेट के कमबैक की बात की, क्रिकेट का कमबैक बाबर आजम के जाने से है या बाबर आजम के रहने से है? क्योंकि कैप्टन ऑफ द टीम वो भी इस वक्त खासे जो हैं चहमगोइयों में हैं। बड़े उन्होंने मेहनत की है साल 2022 में, लेकिन फिर भी कहीं से खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि वो कप्तान नहीं रहेंगी। लगता है आपको कप्तान बरकरार रहेंगे वो पाकिस्तानी टीम के 2023 में? मुझे उनका सितारा इमरान खान साहब की तरह उनका सितारा भी सख्ती में है। तो मुझे लगता है कि कैप्टनसी चेंज हो जाएगी। और हालांकि इनके कैप्टन बनने की प्रेडिक्शन भी मैंने दी थी, लेकिन ये कि मुझे ऐसे लगता है कि ये कैप्टनसी चेंज हो जाएगी अब जो है। ओके अच्छा, अब मैं बस आखिरी सवाल आपसे लेना चाह रही हूँ। आप बार बार 19 जनवरी से जुलाई तक का बहुत जिक्र कर रही हैं, ये आपने सियासी एतबार से और माशी एतबार से भी कही। क्या 19 जनवरी से लेके 27 जनवरी का 27 जुलाई या 27 अगस्त तक के दरमियान के जो मामलात हैं, ये पाकिस्तानियों पर भी असरअंदाज होंगे जिनके खास सितारे कुछ भी हो, कोई लियो हो, कोई एक्वेरियस हो, कोई सेजिटेरियस हो, कुछ भी हो? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। टॉरियंस और स्कॉर्पियंस इसके ज़रिए अताब आए और जो है अभी उनको अभी भी और इतना ही इनको कॉम्पनसेशन मिलेगा 1 जून के बाद से जो टाइम शुरू होगा। इसी तरह जो इस वक्त नसीब खुलेगा लियोज का और एरीज का, जिसके मुझे यकीन है कि मेरे मुल्क का सितारा भी लियो है, तो मेरे मुल्क का नसीब भी जागेगा। आपने तो मुझे खुश कर दिया सामिया, मेरा स्टार लियो है। अल्लाह करे ज़रियाब जी। दूसरा जैसे मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि देखिए एक मेरी पेशगोई जो कि बहुत पॉपुलर हुई थी और जिसके लिए मुझे इंटरनेशनल चैनल पे भी मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि 2020 से एंड ऑफ वर्ल्ड का सफर शुरू है। अच्छा जी, 2023 वो वाला साल है और मैं एक आपको मैसेज भी जो मेरा इस साल का मैसेज है कि हर बंदा हर दिन को आखिरी दिन समझ के जिए, अपने किबले दुरुस्त करे, क्योंकि अब जिंदगियों में सुकून ढूंढना छोड़ दीजिए। वो जो आखिरी दौर की निशानियां थी ना नफ्सा नफ्सी वाली, वो चले। और जो है 2000 जो ये वाला साल है, इसके एंड से मुख्तलिफ ममालिक में झड़पें शुरू हो जाएंगी। उन झड़पों की वजह से पाकिस्तान एक लाडला बच्चा बन जाएगा सुपर पावर्स के लिए। तो हमारा मुल्क जब लोग डूबने का इंतजार कर रहे हैं, हमारा रब हमें अपने तौर पे जो है ना, क्योंकि हमने बहुत सख्ती देखी है, हमने वक्ती हारों के दौर देखे, हमने दहशत गर्दी भुगती है। मुझे इतनी उम्मीद है कि इस वक्त हमारा रब मोजज़े की तरह हमारे मुल्क की मदद होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुनो के लिए नया साल कैसा रहने वाला है सामिया, सुनो टीवी के लिए? अच्छा, सुनो का सितारा जो है वो जोहल बनता है, सैटर्न बनता है। अच्छा। 8 मार्च के बाद सुनो के फाइनेंसेस बहुत ही बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। तो आप लोग 8 मार्च से और सॉलिड पोजीशन में चले जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सामिया, बड़े अच्छे और बड़े ही यूं कह लीजिए कि नॉलेज के साथ आपने अपने तमाम एनालिसिस दिए, तमाम स्टार्स के हवाले से, पाकिस्तानी मीशत के हवाले से, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। जहाँ जहाँ आपने पॉजिटिविटी जाहिर की, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की कही गई हर एक दुआ पर कुन कहे, हर एक बात पर कुन कहे। और जहाँ जहाँ आपने लोगों को आगाह करने की कोशिश की, उन्हें अपने क़िबले दुरुस्त करने की ज़रूरत है। स्पेशली ये एक मैसेज आपने क्लियरली दिया खान साहब को, उनकी पार्टी को, कि उनकी पार्टी मुंतशिर हो सकती है, कुछ धड़ों में तकसीम हो सकती है। तो खान साहब को अपनी पार्टी को इंटैक्ट करने के लिए, अपने लोगों को दाएं बाएं ना जाने के लिए ज़रा खुद से एक अहम रोल अदा करना होगा। और कुछ इस किस्म के सितारे जो हैं वो बाबर आजम के हैं कि उनकी कैप्टनसी बरकरार नहीं रह पाएगी। सो लेट्स सी, बाबर आजम आप हमारे बड़े प्यारे हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। दुआ है कि अगर आप रहते हैं पाकिस्तानी टीम में तो भी पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो शादो आबाद रहे, और अगर आपके बाद भी कोई दूसरा
दूसरा कप्तान पाकिस्तानी टीम में इस ओहदे पर आता है तो उनके साथ भी हमारी नेक तमन्नाएं हैं, और वो तमाम लोग जो कि इस वक्त मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें मिल बैठकर काम करने की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए, बाकी स्टार्स के हवाले से बात की जाए, तो 19 जनवरी से लेकर जो अगस्त या जुलाई तक के मामलात है वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे सितारे हैं कि जो कि गर्दिश में आ सकते हैं, और दो के बारे में तो उन्होंने जिक्र भी कर दिया। मुझे बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं आप लोगों को थोड़ा सा मजीद एंटरटेन करने के लिए थोड़े से म्यूजिक के तड़के के साथ। देखते रहिए प्रोग्राम कैफे मार्क। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके कोई फिर से खुशामदीद कहते हैं, और अपने किए गए वादे के मुताबिक आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट और एंटरटेनिंग माहौल बनाने के लिए आपकी एंटरटेनमेंट का भरपूर सामान हमारे पास जो है वो मौजूद है, जिसमें ढोलक भी है, हारमोनियम भी है, तबला भी है, और सबसे बेहतर ये कि खूबसूरत सी आवाज़ भी है। कुछ क्लासिकल आपको सुनाएंगे, कुछ गज़ल आज चलेगी, और साथ ही साथ राजस्थानी ज़बान में भी आपको कुछ ना कुछ सुनने का मौका मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे आज के सिंगर मेहमान हैं उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक, उनके ख़ानदान का ताल्लुक राजस्थान से है, और उनकी अपनी मादरी ज़बान जो है वो राजस्थानी ही है। तो थोड़ा सा हम उन्हें तंग करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो न्यू ईयर की ग्रीटिंग्स है वो उनसे राजस्थानी, उनकी अपनी मादरी ज़बान में ही ली जाए। साथ ही साथ जिस घराने से उन्होंने मौसीकी सीखी, जो उनके उस्ताद रहे, अगर उनके हवाले से हम लोग बात करें तो जो मौसीकी को पसंद करने वाले लोग हैं, जो गज़ल सुनने वाले लोग हैं, वो ज़रूर जानते होंगे ये ख़ानदान था, ये घराना था खान साहब फ़तेह अली खान साहब का गवालियार घराना, जो कि उनके उस्ताद मोहतरम रह चुके हैं। और अगर रिश्ते में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो रेशमा जी हम सबकी प्यारी, उनकी नवासी भी हैं आप। तो बग़ैर ताख़ीर किए न सिर्फ आपका तारुफ मैं उनसे करवाऊंगी, बल्कि आज हम ये जानेंगे भी कि क्या शौकिया तौर पर उन्होंने गाना शुरू किया, गज़ल गाना शुरू किया, या फिर फैमिली का ही एक चूंकि मोमेंटम चला आ रहा है तो उस लेगेसी को वो लेकर आके चल रही थी। मारूफ गुलकारा गुलशन जहां बनी है आज कैफे मागला की मेहमान, जिनको पसंद है बहुत ज़्यादा नूर जहां साहिबा के गाने गाने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। कैसी आप? वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। Thank you. और हैप्पी हैप्पी हो सबके लिए। आमीन आमीन। और आपने सुना ना वो सामिया जिस तरह से कह रही थी कि आने वाला साल जो है लगता नहीं कि पाकिस्तान खुदा ना खासा प्रॉब्लम में रहेगा, बल्कि बहुत ज़्यादा उनको हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए इंसान। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जहां हम नए साल की बात कर रहे हैं तो इसी नए साल में हम लोग वेलकम करेंगे आपकी पूरी टीम को, जो कि यहाँ पर हारमोनियम के साथ, तबले के साथ, ढोलक के साथ हमारे साथ मौजूद है, आप लोगों को भरपूर तरीके से एंटरटेन करने के लिए। और ज़रा जानने की कोशिश मैं पहले ये कर लेती हूँ कि वैसे तो हर किसी की, मेरी तो कोई ना कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती है कि इस साल मैंने ये काम करना है। आपने कुछ सोचा कि 2023 में आपने क्या करना है? सोच तो अच्छी रखनी चाहिए, बाकी सब अल्लाह पे है। मतलब गो विद द फ्लो के साथ चलने वाली बंदी हैं आप, कि मतलब जैसे चल रहा है उसमें बेहतरी की गुंजाइश निकाली जाए। जी, हर इंसान चाहता है कि बेहतरी हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सोच है। जो अच्छी सोच रखने वाले हैं, मैं अच्छी सोच की मालिक हूँ, तो मैं बेहतर सोचती हूँ सबके लिए, अपने लिए नहीं भी पूरे पाकिस्तान के लिए। अच्छा गुलशन जहां साहिबा, आप मोस्टली आपने नूर जहां साहिबा के गीत बहुत ज्यादा गाए हैं, उनके कवर्स बहुत ज्यादा। वो मेरी रूहानी उस्ताद है। अच्छा जी, मैंने उन्हीं को सुन के और सीखा। ओके। फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिली जिस वक्त आप गा रही थी? हमारा कल्चर ही म्यूजिक का ही है। हम राजस्थानी लोग, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी राजस्थान की या जो भी है, ये म्यूजिक से प्यार करने वाले लोग हैं। इनके बच्चे बूढ़े सब म्यूजिक करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि आपको राजस्थानी जबान भी आती है, आपकी मादरी जबान है, घर में वही पेरेंट्स? बोलते हैं। अच्छा जी। और कुछ जुमले अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या इरादा है आपका आने वाले साल में, तो क्या आपका जवाब होगा राजस्थानी जबान में? अच्छी सोच रख रखी मैं तो। हाँ हाँ जी, कि मतलब अच्छा तो थोड़ी समझ आती है मतलब? हाँ, उर्दू मिक्स है ये, मतलब ज्यादा इसका टच, जो जितना भी राजस्थान का उर्दू का टच है इसमें। और थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको, सारी जुबानें हम मिक्स करके आप इसका भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा उर्दू के साथ इसका टच है। ओके, उर्दू के अल्फाज मिलाकर। हाँ, छोरी कहते हैं लड़की को, छोरी की हालत है रो। ओके ओके ओके। अच्छा, मुझे एक शख्स याद आ गए, एक कलीग हैं, वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे। अच्छा, मोस्टली राजस्थानी ज्यादातर सिंध के इलाकों में, शहरों में आबाद है। सिंध की बॉर्डर और राजस्थान की बॉर्डर, अच्छा, वो एक साथ ही है। ठीक है, मतलब कि चौलिस्तान हम जिसे कहते हैं, पाकिस्तान में चौलिस्तान है, उसके बिल्कुल इंडिया की बॉर्डर पे जाए ना तो वो राजस्थान है। राजस्थानी कल्चर आप महसूस यानी कि याद करते हैं कि जो राजस्थान से मुंसलिक है, क्योंकि पाकिस्तान में पहनती भी हैं? जी, हम ड्रेस पहनते हैं
आप जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि मैं पहनती हूँ। ओके, जबरदस्त। जी। और मैंने खुद भी सुना है कि राजस्थानी जो जोड़ा होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है, जो आपके फैंसी जोड़े होते हैं, जी, जो जी, शिफॉन के वो- सूटों पे काम हुए हुए होते हैं, वो बड़े प्यारे होते हैं। चुनरी वो जो डॉट्स बने होते हैं वही होते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि अगर हम आपसे पहले गाने की फरमाइश करें, किसी गजल के, किसी जी। क्लासिकल म्यूजिक की, तो वो पहला गाना उर्दू होगा या स्टार्ट आप राजस्थानी जबान से करेंगे? उर्दू होगा। और ताकि वो- सारे लोग एंटरटेन वो हो मेरे सकें। उस्ताद जो हैं, रूहानी उस्ताद है, हाँ, हाँ। उनका है वो गाना, गजल है, दिल धड़कने का सबब याद आया। सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे, आपको पता है गला नहीं, आर्टिस्टों आप का नहीं माशाल्लाह खुलता। बहुत प्यारा गा रही हैं, बड़े पक्के सुर लगा रही हैं और दिल कर रहा था कि बस आप गाती रहें और हम आपको you. सुनते रहें। बहुत और बाकी नूरजहां साहिबा की जितने भी कलाम हैं, जितने हम भी लोग song हैं, जो भी गजल उन्होंने गीत गाया हैं, है, उन्होंने बहुत ही प्यारा गाया है। इतना ज्यादा और इतना बड़ा काम किया मैडम जी ने। उनके जितने भी साथ लोग थे जिन्होंने उनको गवाया, जिन्होंने बिल्कुल, बिल्कुल, जो उनकी composition- support पर थे, बिल्कुल composition पे, सारा बिल्कुल एक ऐसा गाना ही है। एक बंदे की विरासत नहीं होती, सबकी एक विरासत होती, थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबका होता है, म्यूजिशियन से लेके कंपोजर तक और गाने वाले तक, फिर रिकॉर्ड जो करने वाले उनका भी हिस्सा होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ये ऐसा ही एक है। पूरी family ये की तरह होता है, teamwork जो जी। आप सब मिलकर साथ करते हैं। गुलशन साहिबा, क्लासिकल म्यूजिक आपको लगता है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में अब थोड़ा सा कम हो गया है या इसका रिवाइवल एक बार फिर से होना चाहिए? होना तो चाहिए। देखिए कि बुनियाद है, म्यूजिक की बुनियाद है क्लासिकल, तो अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर आगे चल के ये जो हम थोड़ा बहुत सुन रहे हैं ये भी खत्म हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि क्लासिकल को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। सुनने वाले जो उनको चाहिए कि इसको भी थोड़ा सा देखें। बिल्कुल, बिल्कुल। इसको अगर देखेंगे तो आपका दिल लगेगा, क्योंकि ये बुनियाद है, हाँ। ये मेन है, जिसे खालिस कहते हैं हम गाने में तो मिलावट होती है, आपको पता है, वो आगे जाके मशीन से गुजर के फिर कुछ और बनता है, बिल्कुल, जिस बिल्कुल तरह ऐसा की ही चीज है। है। हाँ। तो ये यहाँ पर सारा देसी कमाल है, ही आपकी हाँ। आवाज का है, आपके सुरों का है। बस ये बात है। तो वो आपको फिर लेकर कितनी उम्र से आप गाना गा रही हैं? मैं बचपन से ही गा रही हूँ, लेकिन अभी मुझे जो प्रोफेशनल गाते हुए मुझे टाइम तकरीबन 16-17 साल हो गए मुझे। 16-17 साल, ये मतलब इनके एक बहुत बड़ा अरसा है जो आपने म्यूजिक इंडस्ट्री को दिया है जी, बिल्कुल। और आप उसको लेके कंटिन्यू कर रही हैं। ओएसटी गाने का शौक है, जो ड्रामों के जी जी covers मैंने होते किए हैं? हैं, मैंने काफी चैनलों पे किए, पीटीवी पे किया हमने। अच्छा, ठीक माशाल्लाह। है, एक और चैनल अब तक कौन से ऐसे ओएसटी जो आपके बड़े पॉपुलर रहे हों? हानिया हानिया आमिर का। हानिया ओके, का ओके, पहला ओके। ड्रामा था, उसका मेरा ओएसटी OST आपने किया। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं सब लोगों से पूछती हूँ कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी ड्रामे हैं उनके ओएसटी इतने अफसरदा क्यों होते हैं? बस वो स्टोरी दिखाते ना हकीकी, जो लाइफ होती है ज्यादातर सैड ही होती है, आपको पता ही है। इस ऐसे ही दुनिया है, में जब हाँ। तक इंसान जिंदा है तो ये गम परेशानियां आती जाती हैं, लेकिन बंदा ज्यादा महसूस करता है, खुशी को ज्यादा महसूस नहीं करता, गमों को जितना गम ज्यादा। को ज्यादा महसूस। अल्लाह ने दिल ऐसा बनाया हर इंसान का, लेकिन अल्लाह ही जो सब्र देने वाला है। और एक वही हिम्मत ड्रामे देने को वाला है। कामयाब बनाने में एक ओएसटी का कितना किरदार होता है? आजकल तो ट्रेंड ही चल गया है, बिल्कुल मेरा ऐसा ही है, ख्याल क्योंकि हर गाने कोई ना कोई ड्रामा मोस्टली उस वक्त भी ज्यादा हिट होता है कि अगर किसी ने बोल अच्छे गाए हुए हैं, बिल्कुल। गजल या जो भी उसका सॉन्ग है वो अच्छा लिखा गया है, और फिर जब वो फिल्माया जाता है, जब भी वो मतलब आप एक्ट शूट कर रहे हो और पीछे बैकग्राउंड में चल रहे, तो वो चीज जरा ज्यादा हिट हो जाती है आपकी इमोशंस के साथ। बस जैसे आवाम, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, और आवाम भी, ऑडियंस हमारी यंग जो लड़के हैं लड़कियां, वो इसी चीज को ज्यादा देख रहे हैं कि बस गाने और शॉर्ट से हो, फिर टाइम हाँ, भी हाँ, कम भी हो time गई है। भी कम पहले है, बहुत गाने मसरूफ बहुत होते हैं लंबे लोग। होते थे, अभी 2 अंतरे का गाना होता है, वो भी तकरीबन 3 मिनट का गाना होता है, 3 मिनट पहले गाने थे। तो पहले दौर में भी लोग भी सुनने वाले थे, उनका दिल नहीं भरता था गाना सुनते हुए। तो यहाँ के वो कहते हैं ना कि दौड़ लगी हुई, हाँ, तो दौड़ लगी हुई, फिर अब देखें एक गाना चलता है, दूसरा गाना तो वो मर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही। पहले का- कंपटीशन बहुत जी, ज्यादा हो ये गया हुआ है। मार्केट में। तो ये बात हो रही, तो फिर हर बंदा चाहता है कि मेरा गाना है, मेरा गाना है, मेरा। सोशल मीडिया ने जिंदगी आसान की सब आर्टिस्टों के लिए। जो पॉजिटिव सोचने वाले हैं उनके लिए तो आसान ही है, नेगेटिव सोचने वाले के लिए उनको फिलहाल आसान लग रही है, लेकिन उनके लिए आसान नहीं। आसान काम नहीं है, मतलब सोशल मीडिया थोड़ा सा कहीं ना कहीं जी, इम्पैक्ट बहुत- डाल रहा होता है आपके देखिए, ऊपर। जरूरत है ना, दौर की जो जरूरत है वो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्या जिंदगी में है, जैसे कि नूरजहां साहिबा को तो आपने माशाल्लाह बहुत फॉलो किया, उनके जी। सुर आपने उठाए, देखे, उनको फॉलो करने की, उसको पिक करने की कोशिश की। पाकिस्तान में रहते हुए अभी अगर हमारे यहाँ कोई क्लासिकल गा रहा है तो वो आबदा परवीन साहिबा बहुत गाती जी हैं, जी, ठीक सूफी है ना? सिंगर हमारे सूफी सिंगर है, पाकिस्तान का हाँ, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है। और पंजाबी की तरफ और अगर हम दरवेश हो जाएं, जाता है वो, नो डाउट, जिसे कहते नो हैं डाउट। मलंग दरवेश, सूफी सिंगर है,
और अल्लाह ने बहुत बहुत नवाजा है। साथ ही साथ जो उन्होंने ड्यूअल परफॉर्मेंस दी नसीबो लाल जी के साथ, जी, पंजाबी उन्होंने गाया और उन्होंने वो वहां से कलाम उठाया। आपको लगता है कि एक्सेप्टेंस है हमारे माशरे में लोग मतलब क्योंकि जब आप किसी बहुत बड़ा नाम बन जाते हैं ना लोग तब आपको पूजना या देखना शुरू कर देते हैं। जो पीछे जैसे आप मतलब वही बात आ गई ना कि थोड़ी तवज्जो की जरूरत है। बिल्कुल यही बात तो सही कोई देखे आप तो सही। देखिए तवज्जो करेंगे तो वो चीज सामने आएगी। आप तवज्जो से खाना नहीं बनाएंगे तो खाना भी सही नहीं बनता। रोटी गोल नहीं बनती तवज्जो से ना बनाए तो। ओए होए होए। रोटी गोल नहीं बनती अगर तवज्जो दिल से ना- जो दिल से जो काम करेंगे वो अच्छा होगा, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। सही सही सही। ये ना कि दिल से कोई गलत काम कर लिया। वैसे दिल अमूमन आपके साथ कुछ गलत काम नहीं करवाते, तो ये अब वो जमाना आ गया कि आपने दिल और दिमाग दोनों तरीकों से काम लेना, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। और कामयाब मजीद होने के लिए प्रोग्राम को भी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें लेके जाना है। लेकिन माजी जो कि साल हमारा 2022 था वो कैसा गुजर रहा है हर एक सेक्टर के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स के एतबार से हो, पॉलिटिशियंस के हवाले से हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहने वाले शोबिस सितारे हो, या फिर यूं कह लीजिए कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए जो हमारे इस दफा बहुत मजे मजे की फिल्में आई हैं, हमने कितना उससे गेन किया है, क्या हमने लॉस किया है। स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्रिकेट का साल भी पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतरीन साल साबित हुआ है। सो लेट्स सी के कौन हमसे बिछड़ा, कौन हमारे साथ है और कौन अपनी जिंदगी की कुछ यादें हमारे जहनों पर नक्श करके चला गया। तो हम लोग भी डिस्कशन में लगाएंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक बड़े प्यारे से दोस्त हैं जो कि हमारा दूर बैठकर इंतजार करें, तो हमें उन्हें मजीद इंतजार नहीं करवाएं, क्योंकि इतनी दूर बैठ के जब वो गाने एंजॉय कर रहे हैं, इस डिस्कशन को एंजॉय कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं उन्हें टाइम से पहले ही सेट पर वेलकम करते हैं ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद जब हमारी वापसी होगी तो न सिर्फ एक नया दोस्त, एक नया मेहमान, एक नया एक्टर हमारे साथ सेट पर मौजूद होगा, बल्कि मैडम आपके गाने के साथ हम वेलकम करेंगे अपने व्यूअर्स को। तो स्टे ट्यून कैफे माकला। आपने न्यू ईयर को मजीद 4 चांद लगा दिया, और इस 4 चांद को 8 करने के लिए एक दोस्त जो दूर से बैठे हुए थे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे मुख्तलिफ किरदारों में देखते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं, मुख्तलिफ रूप में देखते हैं, और अमूमन ऐसा होता है कि लोग आपका असल नाम भूलकर आपको उस किरदार से जानना शुरू कर देते हैं। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं टीवी अदाकार मेजबान फैसल शहजाद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन दिस शो। और Thank you so much, जब फैसल। आप इस्लामाबाद में हो और जब आपको फोन आए कि यार ज़रिया आपके शो पे जाना है, अरे, thank और आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं अपने साल का आगाज़ एक बेहतरीन शो के साथ कर रहा हूँ, और आपने यहाँ पे मुझे बुला के, और गुलशन जी ने क्या गाया है और मौसीकी, है ना, मजा आया ना। तो मैं यही सोची थी कि यार इतनी दूर बैठ के जो तुम एंजॉय कर रहे हो, क्यों ना इसे यहाँ पे बिठाया जाए, बुलाया जाए, साथ बैठ के सुनो, है ना। बहुत शुक्रिया। मैं उधर से बैठा ये सोचा था कि काश ज़रिया मुझे वहाँ बुला ले, गुलशन जी के पास में बैठूं और ये मैं लेकिन आवाज़ अच्छा सुनूं और एंजॉय करूं। अच्छा फैसल, हर किसी की कोई ना कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती है, आपने कुछ प्लान किया है नए साल में आपने क्या करना है? मेरी रेजोल्यूशन जो होती है ना, हर साल क्या हर रोज होती है मेरी रेजोल्यूशन। अच्छा। हाँ, मैं तो वो साल वाला बंदा ही नहीं हूँ। मतलब यानी कि कोई क्वार्टर भी नहीं रखते कि 3 महीने 3 महीने 3 महीने नहीं 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 नहीं, हर हफ्ते की रेजोल्यूशन होती है मेरी। मैं तो उन लोगों को, जो लोग वेट करते हैं ना रेजोल्यूशन का या साल का, ऐसे ना करो, मैं बनाती हूँ हर नहीं, साल। अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी बात है, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है कि ये गोल्स होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने तो आपने देखा है मैंने पूरी कोशिश की अपनी पूरी लाइफ को चेंज करने की, ट्रांसफॉर्मेशन आई आपने, ये थे, ठीक है। यहाँ से जब किसी ने जिम मोटिवेशन लेनी है ना, तो फैसल उनके लिए बहुत बेहतरीन एक मोटिवेशन है। एग्जैक्टली। और आज मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो कि आज सोच के बैठे कि आज 1 जनवरी है और आज से बस अपनी पूरी दुनिया जिंदगी चेंज करनी है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, यही मौका होता है। और ये मत सोचिएगा कि आज हम जो है ये थोड़ा सा खा लेते हैं या थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। आज जब आपने स्विच करना है ना, तो पूरा स्विच करना है, 360 डिग्री अपने आप को चेंज करना है। और ज़रिया मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जब आप जिम की रूटीन में आते हैं, जब आप डाइट की रूटीन में आते हैं, तो ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे भी बहुत अच्छा असर डालती है, आपकी प्रोफेशनल करियर पे भी बहुत अच्छा असर डालती है। और आप जब अपने आप को चेंज कर रहे होते हैं, तो आपके आसपास जो लोग होते हैं वो भी आपसे इंस्पायर होते हैं और वो भी अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, मेरा तो ये मानना है, फिर आप किसी चीज से भी प्यार नहीं कर सकते। हाउ ट्रू। ये आपको थोड़ा सेल्फिश होना पड़ता है,
और जब आप सेल्फिश होना हो जाते हैं ना, वो सेल्फिश होना नहीं है, बेसिकली Yes. मोहब्बत करना अपनी चीजों से, उन नेमतों से जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। True, फैसल, true, true. तकरीबन 40 के करीब माशाल्लाह ड्रामे कर चुके हैं, 4 पर मुसलसल अभी आप काम कर रहे Yes, हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तक जो आपके ड्रामे का जो बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है वो किसके साथ रहा, किस कास्ट के साथ रहा, और क्या नए साल में कुछ आने वाले नए प्रोजेक्ट्स होंगे जो इन 4 के अलावा अगले होंगे? ये जो अभी 4 प्रोजेक्ट्स का आपने जिक्र किया है, ये वही प्रोजेक्ट्स है जो अभी शूट हो रहे हैं, जो अगले ठीक है। साल में हमें देखने को रिलीज होंगे, जो अगले साल में रिलीज होंगे। और मेरा अभी एक रिसेंटली जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसके बारे में बात करना चाहूँगा। उसमें बरकत सिद्दीकी साहब उसके डायरेक्टर हैं, और ये ड्रामा जो है बहुत जल्द आप देखेंगे। उसमें शहरोज़ हैं, उसमें यशमा गिल हैं, उसमें वसीम अब्बास साहब हैं, अच्छा। और बहुत ज़बरदस्त कास्ट है। और ये ड्रामा इंशाल्लाह आपको, जब आप ये ड्रामा देखेंगे तो मुझे आपके इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का, और यकीनन ये ड्रामा जो है बहुत हिट होने वाला है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और जो अभी तक आपने ड्रामास किए हैं उसमें आपका बेस्ट पार्ट कौन सा रहा है, कौन सा किरदार आपको जरा अच्छा लगा है, ताकि हम अपने व्यूअर्स के साथ वो आपका क्लिप शेयर भी करेंगे? बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली पिछले साल में काफ़ी सारे ड्रामे किए हैं, उसमें जो सबसे अच्छा मुझे अपना किरदार लगा था वो था एक कोयल ड्रामा जो मैंने किया था। उसमें मंशा पाशा थी, उसमें नूर साहब थे, यासिर हुसैन वो नेगेटिव रोल था आपका, आई गेस उसमें? मेरा नेगेटिव नहीं था, लेकिन वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि बहुत ही, एक भाई होता है ना जो कि Okay, हाँ। मंशा पाशा उसमें लीड कर रही थी, और ये कहानी कोई सास बहू वाली कहानी नहीं थी, इसलिए अच्छा। अनकन्वेंशनल थी। ओह। एक घर की कहानी थी, एक फैमिली की कहानी थी, जिसमें उनकी एक बहन होती है जो कि सौतेली होती है और जो उनका घर तोड़ती है। कोयल ड्रामे का नाम था, और कोयल ड्रामा जो होता है, कोयल वो सिंबॉलिकली ऐसे था कि कोयल जो है ना वो दूसरों का घर तोड़ती है। कोयल जो है वो दूसरे अपने किसी के घोंसले में जाके उसके अंडे गिरा देती है। एक बर्ड का खुद का कॉन्सेप्ट है, हाँ, उसका ये life living नेचुरली है concept उसकी, ये फितरत है उसकी। ठीक है। जब दूसरों के घरों में जाती है, दूसरे के घोंसले में, तो अच्छा, ये उसके अंडे देखिए ये गिराती है। कितनी बड़ी बात है। हम लोग तो ड्रामे का नाम ऐसे अनाउंस कर देते हैं, हाँ, ठीक है, नहीं। मैं फलाना ड्रामा देख रही हूँ, तुम उसके 2 एपिसोड्स आ गई है वो, लेकिन जो कैरेक्टर thought होते है, हैं, जो एक्टर process। होते हैं, वो पूरा उस ड्रामे के अंदर गुम होते हैं। उस स्क्रिप्ट को सिर्फ उसने याद नहीं करना होता, उसको समझना होता है कि इस ड्रामे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद जाके आप उस स्क्रीन पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। देखिए ये नाम से आप अंदाजा लगाएं कि ये कोयल उसका It's a deep नाम ऐसे thought, नहीं रखा। exactly। तो वो सौतेली बहन हमारे घर में आती है और हमारा घर तोड़ देती है। ओके, हम महन भाई जो है वो सारे अलग हो जाते हैं। तो वो जो कैरेक्टर था, ये मेरा अभी तक का बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर और ड्रामे में लेयर्स उसका थी। नाम क्या था? कोयल नाम था इसका। नहीं, आपका नाम क्या था? मेरा नाम माहिर था उसमें। और इसमें कभी ऐसा हुआ है कि आपको जब भी कोई दोस्त मिल रहा है या कोई आपका फैन आपको किसी शॉपिंग मॉल में माहिर, कहीं, माहिर, हाँ, तो वो जी। आपको ये नहीं कहेंगे कि फैसल भाई बात सुने या फैसल मेरी बात सुने, माहिर। आप माहिर है ना, ये वाला सीन होगा? जी, माहिर वाला एक तो ये ड्रामा मेरा मुझे बहुत अच्छा था। और अभी एक रिसेंटली ड्रामा 2022 का सबसे ज्यादा जो देखा गया ड्रामा था, उसका नाम था वो पागल सी। जी जी जी, उसमें बड़ा हिट हुआ ये बहुत हिट ड्रामा था। हाँ। उसमें ऑल्दो मेरी उसमें गेस्ट अपीयरेंस थी, लेकिन उसमें जो मेरे सीन्स थे वही वायरल हुए थे सीन्स। वाओ, वेरी नाइस। और उसमें मेरा जो कैरेक्टर था वो मैंने बाबर भाई के साथ किया था, बाबर अली के साथ। मैं उनका रकीब का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। वो मेरे रकीब थे इनफैक्ट। अच्छा। और मैं आपको हाँ, मजा हाँ, मैंने देखा था, मुझे याद आ गया। यस, वो जो कैरेक्टर था उसमें मैं असल में बाबर भाई को ना अपना उस्ताद मानता हूँ। और मैं जब भी कोई सीन होता है या कोई भी मेरे पास प्रोजेक्ट आता है, तो मैं उनको फ़ोन करके उनसे पूछता हूँ कि मैंने कैसे करना है, प्लीज़ मुझे थोड़ी गाइडलाइन दें। तो मैं उनसे गाइडलाइन लेता हूँ। तो मुझे जब पता चला, बिल्कुल मैं पूछता हूँ। इसे आजिज़ी कहते हैं। थैंक यू सो मच, आजिज़ी कहते बहुत हैं, और शुक्रिया। ये ना कि दूसरों सिर्फ को एक्सेप्ट करना होता है बड़ों को, उनसे सीखने का ये सही तरीका है कि आप उन्हें उनके दरवाजा खटखटाएं, पूछें कि मैं क्या करूं इसका। आप इवन बाबर भाई को भी फ़ोन करें, और मैं फ़ोन करता हूँ उनसे, पूछे कि जब भी कोई सीन आता है ना तो मैं उनसे पूछता हूँ। और ये वाहिद वो ड्रामा था जिसमें मैं और वो आमने सामने ड्रामा थे। बहुत अच्छा, मैंने देखा आपने? वो उसमें हम लोग आमने सामने थे। कहानी इस तरह से है, मैंने कहा बाबर भाई रात को मैंने फ़ोन किया, मुझे अभी फ़ोन आया है और मेरी एक गेस्ट अपीयरेंस है और मैं कैरेक्टर देख रहा हूँ, ये इसमें आपके कैरेक्टर का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा कैरेक्टर का नाम हसन है। ये मैंने कहा बाबर भाई ये तो मेरे लिए बड़ा मसला हो गया, मैं ना बोल देता हूँ उनको। दिमाग ठीक है तुम्हारा, ना बोल देते हो क्यों? नो। उन्होंने फिर मुझे अगले दिन सीन से पहले 2 घंटे मेरे साथ बैठे कि तुमने करना गपशप कैसे, लगाई, हाँ। मुझे बताया करना कैसे है, और इसको कौन सा जुमला कहाँ देना है, कहाँ पे पॉज देना है, कहाँ पे स्ट्रेस देना है। उन्होंने पूरा मुझे सीन कराया और फिर मैंने उनके साथ वो सीन किया और वही सीन वायरल हुआ। जबरदस्त। और वाकई आप दोनों ने बड़ी बेहतरीन बात की कि आजिज़ी होनी चाहिए एक तो इंसान में, सिखाने वाला भी अच्छा हो ना, तो यकीन कीजिए फिर मोहब्बत देने का और एहतराम का जो लेवल होता है ना वो इंक्रीज ही होता है, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ हर तरह के सीनियर्स पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी
हम लोगों ने भी बहुत सारे सीनियर्स देखे हैं जो कभी कभी ऐसा होता था, जब मैंने अपना न्यूज़ का करियर स्टार्ट किया ना, तो को होस्ट की तरफ से कभी ये सुनने को भी मिल जाएगा मैं इसके साथ बैठ के बुलेटिन करूंगी। अब आप माँ के पेट से तो कभी कुछ चीज सीख सीख के नहीं नहीं आते हो, आप किस लिए आते हो किस इंस्टीट्यूट में हमारे सीनियर्स हमें बताएंगे और हमें सिखाएंगे। और ऐसे ऐसे सीनियर्स भी मिले जो कि मर्द थे, और मैं उनका नाम यहाँ पे लूंगी, तारिक मतीन भाई। एक दफा वो खड़े हुए थे और हम लोग ना ऑफिस के बाहर खड़े हुए और गाड़ियों का वेट कर रहे थे कि अभी ना बस ऑफिस से निकलना है हम लोगों ने, बारिश हो रही थी। तो तारिक भाई ना जरा सामने आके खड़े हो गए। मैंने कहा तारिक भाई इधर हो जाए बारिश हो रही है। उनका इसलिए तो मैं खड़ा हुआ हूँ ताकि बारिश का पानी तुम लोगों पे ना पड़े। चेक करें जरा। तो ये आपकी खूब, शायद ये बात उन्हें आज तक याद भी नहीं होगी, लेकिन अगर मैं आपको जिक्र याद है करूं, ये बात। मुझे याद है कि तारिक भाई ने हमें क्या सीख कोई दी बड़ा थी। तब बड़ा होता है जब अपना ज़र्फ दिखाता है, अपना बड़ा ज़र्फ दिखाता दिखाता है। और जब अभी आप सीनियर्स की बात कर रहे हैं, हमारे अपने बाबर अली साहब, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे फिल्म आर्टिस्ट हैं जो कि अब ड्रामास की तरफ आ गए हैं, छोटी स्क्रीन के बड़ा पर्दा छोड़ दिए टोटली तकरीबन। अभी शान शाहिद साहब ने भी जो है वो एक बड़ी प्यारी मूवी दी ज़रार, लेकिन उसको उतनी पजीराई नहीं मिली फैसल जितनी बाकी मौला जट को मिली। और वो सबा की जो मूवी थी कमली, आई गेस कमली मूवी को भी अगर मैं गलत ना बोल जाऊं तो सही कह गाइड रही कर हैं, दी, मैं सही गलत कह रही ठीक है, उसको भी बड़ा लोगों ने पसंद किया, लेकिन ज़रार का कंटेंट लोगों ने उतना पसंद, उसका फेलियर कहाँ पे नजर आ रहा है आपको? मुझे उसके फेलियर यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए हमारी जो ऑडियंस है अभी वो इतनी मेच्योर नहीं है। एक तो उसमें मुझे दो मसाइल लग रहे थे। पहली बात ये थी कि उस फिल्म का जो ज्यादा कंटेंट था वो अंग्रेजी में था। अच्छा, ठीक है, उसकी जबान जो थी वो इंग्लिश थी, उर्दू और इंग्लिश दोनों थी, लेकिन ज्यादातर उसमें अंग्रेजी थी। पहला मुझे ये लगा कि लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि हमारे बहुत सारे ऐसी ऑडियंस है जो कि फिल्में देखना चाहती है, लेकिन जब उन अपनी जबान का थोड़ा सा बैरियर आ जाता है ना तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है। दूसरा मुझे ये लगता है कि वो फिल्म जो थोड़ी सी आउटडेटेड थी, क्योंकि शान भाई ने वो फिल्म बनानी शुरू की थी मेरा ख्याल है 2017-16। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही भाई पुराने तरीके उस पे काम हो और रहा अगर था ये ऐसे तब से। होती ना रिलीज सर आप मौला तो जट भी 17-16 से बन रही है। हाँ, मैं इसी पे आती हूँ, आप आपका भी ओपिनियन में लूंगी कुछ मामलात पे। जब शान भाई ने फिल्म बनाना शुरू की थी वो सब्जेक्ट जो है ना वो सब्जेक्ट भी पुराना है, थोड़ा सा आउटडेटेड है। अगर हम उसकी प्लॉट की बात करें, अगर वो उस वक्त रिलीज होती ना तो वो फिल्म बहुत झंडे गाड़ती कामयाबी के। लेकिन मुझे लगता है कि शान भाई के साथ ये हुआ कि वो अनलकीली अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त रिलीज नहीं हो सकी, कोविड आ गया, बहुत सारी चीजें हुई। उस वक्त होता है। मतलब अगर मूवी का कंटेंट आउटडेटेड हो जाए तो फिर मूवी जो है वो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस उसकी कास्ट को करना पड़ता है, उसके प्रोड्यूसर को, उसको डायरेक्टर को करना पड़ता है। अब तो इतना तेज जमाना हो गया सोशल मीडिया का, कितनी चीजें आ गई। लोग नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, हमारे आजकल के लोग नेटफ्लिक्स बिल्कुल पे ऐसे कैसा ही, कैसा ऐसे ही। कंटेंट है, कैसा कैसा कंटेंट है। अब तो वेब सीरीज की तरफ बहुत ज्यादा लोग चले गए, क्योंकि वहां पे जरा थोड़ी डिटेल आप चले जाते हैं। आपसे मैं दोनों पे इस चीज का कमेंट लेना चाहूंगी। हमारे यहाँ सिनेमा हॉल्स की जो मूवी की टिकट है खासी एक्सपेंसिव है। आपको 1200, अगर मैं इस्लामाबाद में जाऊं तो मुझे लगता है कि 1000-1200 से कम की टिकट नहीं है। बहुत आप किसी लो कैटेगरी के सिनेमा में चले जाएं तो वहां पे 600 रुपए की आई गेस आपको मिलती है, इससे ज्यादा नहीं है। एक आम आदमी देखे ना, मूवी आपके लिए भी बन रही है, मूवी आपके लिए भी बन रही है, मूवी इन तमाम लोगों के लिए बन रही है जो सब बिहाइंड द कैमरा काम कर रहे हैं। 50,000 या 60,000 रुपए जिसकी तनख्वाह है, अगर वो अपनी इनकम का 600 रुपया जाके खर्च करता है एक टिकट पे, फिर पॉपकॉर्न्स के पैसे ले, क्योंकि अंदर आपका फूड अलाउ नहीं होता, बहुत सारी चीजें, और आपको वहां पे जो एक बॉटल का कैन है वो आपको 80 रुपए के बजाय 300-300 रुपए में मिल रहा होता है। हाँ, मतलब आप अपनी फैमिली के साथ तो जाके मूवी देख नहीं सकते। मूवीज का ना हिट होना, फाइनेंसिस का इतना ना जनरेट होना, कि ये भी एक रीजन हो सकती है कि हमारी जो टिकट्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगी है। पहले आप एंड फिर आप। टिकट्स जो है वो महंगी है। दौर कितना महंगा हो गया आपको पता है, ज़माना बहुत महंगा हो गया। दूसरी बात ये कि हर चीज़, पहले कम बजट में मूवी बनती थी, अब हैवी बजट में बनती है। तो इस वजह से उनकी भी मजबूरी, वो टिकट जो लगा रहे हैं वो ठीक लगा रहे हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि मुनासिब रखें ताकि नुकसान भी ना हो और फायदा भी हो। तो उनको भी चाहिए, प्रोड्यूसर्स जो भी हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि टिकट अगर उन्होंने मुनासिब रखी हुई है तो जो इधर उधर के जो वो होते हैं ना कि साइड चेक्स होते हैं, ये चिप्स तो ज्यादा चल जाएगी, वाले पूरे कर ज्यादा चल जाएगी ना, ज्यादा चलेगी। ठीक है। देखिए आप टिकट महंगी करेंगे तो फिर कुछ लोग आएंगे, अगर थोड़ी नॉर्मल रखेंगे तो फिर बहुत से लोग आएंगे, तो उसमें फायदा है ना। ये सही। फैसल, आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आप खुद इस इंडस्ट्री से हैं, एक एंटरटेनमेंट अगर हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए हमारे ड्रामा जरा ज्यादा हिट होते हैं, क्योंकि लोगों को इजीली लोग घर में बैठ के वो ड्रामा देख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ना पेट्रोल लग रहा है, ना दूसरे पैसे पड़ रहे हैं, ना उबर का किराया, ना करीम का किराया। ये क्या आपको लगता है कि एक इकोनॉमिकल टिकट कितना हो जाना चाहिए? एक मूवी पे देखने की कॉस्ट कितनी आ जानी चाहिए एक आम आदमी को? जरा इस सवाल के साथ दो जवाब जुड़े हैं। देखिए मैं पिछले कोई 5 सालों से ये बात कर रहा हूँ, हर टीवी चैनल के ऊपर जाके कहता हूँ कि हमारे यहाँ पहले तो सिनेमाज है ही नहीं है। हमारे पास सिनेप्लेक्सेस हैं सारे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, हमारे पास सिंगल स्क्रीन, अपने सिनेमा है ही नहीं। सिंगल स्क्रीन जो होती थी पहले
ठीक है, जो पहले सिंगल स्क्रीन होती थी जो भरी हुई होती थी, बजट होता और उसमें होता क्या था कि एक बेचारा गार्ड है या एक ठेले वाला है, वो भी जाके अपना 100-200 रुपए में फिल्म देख रहा है, तो फिल्म हर बंदे के एक्सेस में थी। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हमें सिंगल स्क्रीन बढ़ाने की जरूरत है अपने पूरे मुल्क के अंदर, बहुत ज्यादा सिंगल स्क्रीन करनी है। आपको पता है इंडिया के अंदर इस वक्त कोई 6000 सिंगल स्क्रीन है, बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी। ठीक है, हाँ। और वहाँ पे कितनी फिल्में बनती हैं? इंडिया के अंदर 2000 फिल्में बनती हैं हर साल। हमारी फिल्में भी एक तो कम बन रही हैं, साल में कोई मेरे ख्याल से 10 या 12 से ज्यादा 10 से 12 मूवीज नहीं आती हमारे पास। एग्जैक्टली। आवाम है वो भी उसके हिसाब से ज्यादा है, और उनका जो बजट आप वो अरबों में भी बनाए ना तो उनको नुकसान नहीं होता, क्योंकि 600 लोग करोड़ की फिल्म बनाते हैं वो, तो वो देख जाते रहा हैं हर ना, बंदा, आबादी ज्यादा ना, हर बंदा जाके देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि उन्होंने सिंगल स्क्रीन्स बहुत सारी रखी हुई हैं। उनको पता है कि हमारे जो बायर है टिकट का, उसकी इतनी अभी बाइंग पावर नहीं है, बाइंग पावर नहीं है। तो हमने सबके लिए फिल्म बनाई है। जिसने सिनेमा सिनेपैक्स में देखनी है अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, वो भी जाके अब देखे। वो तो वो जो गरीब तो सिंगल नहीं स्क्रीन देख से देखेंगे तो यही इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगी, हमारी इंडस्ट्री को दोबारा फ्लरिश भी करेगी। दिस इज लास्टली कमेंट मैं आपसे भी लूंगी आप इंडस्ट्री जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं 2023 में? 2023 में बहुत ज़्यादा अच्छा देख रहा हूँ मैं। अच्छा। 2023 में हमारा फ्यूचर जो है, हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री और हमारी जो वेब सीरीज़ है वो बहुत अच्छी चल रही है। ओटीटी ने, आपका इरादा है किसी वेब सीरीज के साथ काम मैं करने ऑलरेडी एक वेब सीरीज कर चुका का? हूँ, कौन सी? और वो अभी उसमें, उसका नाम है फैमिली बिजनेस। आहा। जो उसमें जो लीड पे हैं, मैं हूँ उसमें लीड पे, और मेरे साथ आसिम अजहर है। ओके। वो अभी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अभी आसिम अजहर अब हमें गाने के अलावा हाँ जी। अब हमें रोल में भी नजर आएंगे। ये तो बड़ा ही कुछ एंटरटेनिंग होने वाला है। मैं खुद आसिम की बहुत बड़ी फैन हूँ और आई मस्ट वॉच। और आई हैव टू टेक अनदर नेम, माहिनूर, एक माहिनूर। एक्ट्रेस है माहिनूर, वो भी ठीक। उसमें है, लीड ठीक है। कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो बहुत अच्छा हमारा 2023 जो है इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर आवर इंडस्ट्री, इंशाल्लाह, फॉर फिल्म एंड ड्रामा टू। विश यू गुड लक। Thank you so और much. दूसरा ये कि मेरी भी नेक तमन्नाएं हैं आपके साथ कि अभी तक आपने 40 ड्रामे कर लिए, 4 पर काम जारी है, 400 ड्रामे आप और करें। हम आपको सिर्फ वेब सीरीज में नहीं, हम आपको मूवीज में भी कोई ना कोई किरदार अदा करते हुए देखें। आपका न्यू ईयर मैसेज अपने लोगों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, आपके सुनने वालों के लिए क्या होगा? सुनने वालों के लिए मेरा मैसेज यही है कि अल्लाह से डर जाए, अच्छा, बस अल्लाह से डर, अल्लाह से डरे, सारे रास्ते सीधे। बस सारे रास्ते सीधे। जो इंसान अल्लाह से डर गया ना, वो उसके सारे काम हो जाते हैं। अल्लाह का खौफ रखना तमाम पाकिस्तानी किसी भी पोस्ट पे है, किसी के ऊपर भी वो है या किसी के नीचे है, वो जो भी है, अल्लाह का खौफ रखें और मरना है एक दिन, बस ये याद रखें। खौफ खुदा रखें, सबने एक दिन मरना है, सबने एक दिन जाना है। तो मुझे भी ड्रामा कह रही हूँ, मुझे भी इस प्रोग्राम से आप लोगों से इजाजत लेनी है, फैसल से इजाजत लेनी है, गुलशन जहां साहबा आपसे इजाजत लेनी है, आप तमाम दोस्तों से लेनी है, लेकिन गाना सुने बगैर नहीं देंगे ना, आप भी नहीं देंगे, हम भी नहीं देंगे, ठीक।